नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ है। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना होगा और विकसित भारत के संकल्प पर गहरी चर्चा हुई है। लखनऊ में 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्य रूप से शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। विकसित भारत के संकल्प पर सभी पीठासीन अधिकारियों के बीच गहन चर्चा हुई। पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो। 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए और कितने अच्छे सुझाव आए। हर एक तबके का विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। सीएम योगी ने सम्मेलन में मौजूद सभी राज्यों के स्पीकरों का स्वागत किया। कहा कि यह सम्मेलन संसदीय परंपराओं को और मजबूत करने का माध्यम बना। लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी तो विकसित भारत का सपना साकार होगा। यहां पे जब एक बार 11 बजे शुरू होती है अब फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चलती रहती है। जिसको लेना होगा कैंटीन में उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत होता है, तो यहाँ चेयर से एक बार संसदीय कार्य मंत्री को बोल दिया जाता है कि भाई देखो सदस्य यहाँ दिन भर बोलेंगे, आप उनके लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। वे लोग जाते हैं, जिसको भोजन लेना होगा लेंगे, जिसको अपना टिफिन लेके आना हो तो अपना लेके भी आता है और लोग अपना दिन भर उस चर्चा का विषय उसको बनाते हैं और सीटिंग अच्छी होती है। लेकिन अच्छा हुआ प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ है कि वर्ष में कम से कम 30 सीटिंग होनी ही चाहिए। यह भी एक बहुत अभिनंदनीय प्रयास है और इसका स्वागत किया गया है, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। ये केवल हमारी संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के, अन्य संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, हमारे क्षेत्र पंचायतों के लिए भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करना। सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान संसदीय कार्रवाई, लोकतंत्र की चुनौतियां और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श हुआ। उपसभापति राज्यसभा माननीय हरवंश जी का, वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा से भी उनका संवाद रहा है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में माननीय हरवंश जी का जो गांव पड़ता है वो यूपी बिहार बॉर्डर पर एकदम गंगा जी और सरयू नदी दोनों का संगम स्थल है। ऐसा रमणीक स्थल है, अगर कोई गर्मियों में वहां जाए तो वास्तव में उनको लगेगा कि किसी एक स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। बहुत रमणीक स्थल है और जयप्रकाश जी का भी जन्मभूमि वही है। उसी गांव में उन्होंने जन्म लिया। बहुत अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि इतना दोनों चीजें,
कि अगर गर्मियों में वहां बेहतरीन स्थल देखने को मिलता है, सायकाल बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन बरसात में उतना ही चुनौतीपूर्ण थी। अब सोचो कि प्रकृति के साथ जूझते हुए कैसे इन लोगों ने अपना जीवन आगे बढ़ाया होगा, इनके पूर्वजों ने बढ़ाया होगा। क्योंकि जब बरसात में गंगा जी में बाढ़ आती है 10 लाख 12 लाख क्यूसिक वाटर, और सरयू जी में भी 8 से 10 लाख क्यूसिक वाटर एक साथ आता है, पूरा गांव और अगल बगल पूरी कनेक्टिविटी, एक टापू भी बन जाता है, बहुत छोटा सा, बाकी पूरा जल ही जल होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी समापन समारोह को संबोधित किया। समापन समारोह में सभी अतिथियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र और विकास साथ साथ चल रहे हैं। ये सम्मेलन लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बना। सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपनी पुरानी डिबेटें, चर्चाएं, संवाद, मुद्दे, बजट, उन सबको सभी विधानसभाओं में डिजिटाइजेशन किया है, ताकि आने वाले समय के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हमारे विधायकों की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो। और इसके लिए राज्य की विधानसभाओं ने जहां रिसर्च विंग बनाई है, अपनी डिबेट का डिजिटलाइजेशन करने के कारण उनको पुरानी डिबेट, चर्चा, कानून बनाने के समय उस चर्चा, संवाद को और कैसे सार्थक चर्चा हो, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य की विधानसभाओं ने काम करना शुरू किया है। संसद भी राज्य की विधानसभाओं के साथ मिलकर काम कर रही है और एक अच्छी सार्थक चर्चा, संवाद माननीय विधायक का होगा, क्षमता निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से विधायिकाएं जवाबदेह होगी और हम शासन प्रशासन की पारदर्शिता और निगरानी ठीक से करेंगे। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन का समापन लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेकर हुआ। सीएम योगी और स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी ने आयोजन को नई ऊर्जा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बागपत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक दिवसीय दौरा किया है, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कैंटीन का शुभारंभ किया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया है और संसद शासन, दावोस विश्व आर्थिक मंच तथा भारत के विकास पर भी महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। बागपत दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट कैंटीन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन में कर्मचारियों और आम नागरिकों को स्वच्छ और सस्ता भोजन मिलेगा। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को मरीजों की बेहतर सुविधा पर जोर दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के हालिया बयान पर जमकर पलटवार किया। कहा कि सपा सिर्फ नारे लगाती है, लेकिन योगी सरकार ने यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बागपत के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप जानते हैं, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और पूरा प्रदेश आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ।
डिप्टी सीएम ने दावोस विश्व आर्थिक मंच का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब वैश्विक पटल पर मजबूत स्थिति में है। दावोस में दुनिया के बड़े निवेशक भारत को निवेश का सबसे सुरक्षित और लाभकारी गंतव्य मान रहे हैं। यूपी भी इस विकास की रफ्तार से जुड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कार्यक्रम चल रहा है। अपने भारतवर्ष के ढेर सारे राज्यों के वहाँ जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्रीगण गए हुए हैं और पूरी दुनिया में भारत के विकास की चर्चा है कि आज भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे नंबर पर है और शीघ्र ही वो तीसरा स्थान हासिल कर लेगा। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी का बयान हमने देखा है, दावोस में उन्होंने कल दिया है। तो ये सच्चाई है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को आशीर्वाद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। जब 2014 से पहले भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति 11वें नंबर पर थी पूरी दुनिया में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और नवाचार के माध्यम से आज भारतवर्ष की इकोनॉमी चौथे नंबर पर है और शीघ्र ही भी हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत का विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी में दिख रहा है। यूपी में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व काम हुआ है। ये दौरा बागपत में विकास और जनसेवा का संदेश लेकर आया। बागपत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा विकास और राजनीति दोनों को नई गति देगा। यूपी में सेवा और संकल्प का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक की संपत्ति पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुलडोजर से कई निर्माण ध्वस्त किए जा गए हैं। इसी के साथ अन्य संपत्तियों पर सील लगाई गई है। ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। संभल में 2024 की हिंसा के मुख्य मास्टरमाइंड शारिक साठा की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की अगुवाई में टीम ने शारिक साठा के नाम पर दर्ज कई अवैध निर्माणों और कब्जों को चिन्हित किया। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इनके घर की कुर्की की जानी है, जो अभी थोड़ी देर में प्रारंभ की जाएगी। सर, क्या रीजन है कुर्की करने का? क्या कितनी टीमें लगाई गई हैं? इसमें राजस्व विभाग की टीम लगाई गई है और पुलिस विभाग की टीम लगाई गई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है उस आदेश के क्रम में इस मकान की कुर्की की जाएगी। अनुमानित कितनी लागत होगी जो जगह कुर्की जा रही है? क्या लागत होगी भाई बताइए। ये मुख्य शहर में स्थित घर है तो इसकी लागत का आकलन आप खुद कर सकते हैं कि ये शहर की सबसे बेशकीमती जगहों में से एक जगह है। सर, कौन सा क्षेत्र पड़ता है?
खग्गूसराय। सर कितना बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी मंजिल बनी हुई है? इस बिल्डिंग में 4 महले बने हुए हैं। इसमें जो फरार अभियुक्त का अंश है उसी को स्पुर्द किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि शारिक साठा ने हिंसा भड़काने और असामाजिक गतिविधियों से अर्जित धन से कई जगहों पर अवैध कब्जा किया था। इन संपत्तियों की जब्ती के लिए राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम काम कर रही है। कई संपत्तियों पर पहले ही सील लगाई जा चुकी है। हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति जब्त करना सरकार की नीति है। कानून के खिलाफ जो भी जाए उसकी संपत्ति जब्त होगी। ये कार्रवाई संभल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मजबूत संदेश है। पुलिस वाले और उनका हिस्सा बताना है हमारे घर में, हमारे जेठ का, लेकिन उनका हिस्सा है नहीं है, तो जबरदस्ती का वो है। घर हमारा ही है, ये दोनों भाइयों का, फाइक का और सादिक का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिक्रा। तो कौन है वो आपके? शारिक मेरे जेठ है वो। हाँ। बाहर शारिक के नाम से पोस्टर भी लगा है। तो हाँ, ये तो गलत है ना, किसी के उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों का हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। तो क्या बात हुई है, क्या बताया पुलिस ने यहाँ से? उन्होंने तो यही बताया कि हम सील करके जाना है, ये उसका मकान है, ये वाला इधर वाला बैठक। कितने मंजिल इमारत बनी हुई है? ये 2 मंजिल है। नीचे हमारी देवरानी रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ। और घर के हाल तो देखो कितना बुरा हाल है सारा। कब से रहते हो आप लोग यहाँ? मैं तो 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, इन्हें 18 साल हो गए। किनका मकान था, मतलब कब से, कितने पूर्वज? ये हमारे ससुर का ही है। हमारी दोनों की डोली यहाँ ही उतरी है और उनकी वहाँ ही उतरी है, दोनों भाइयों की। फिर 2 क्या हुआ है इस पे मामला? सर मालूम नहीं हमें कुछ भी। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन कौन आए थे आपके यहाँ जानकारी? पहले ये 2 बार पुलिस वाले आए हैं सर, अब ये तीसरी बार आए। तो आज कौन कौन आए हैं? पुलिस भी आई है आज? जी हाँ, पुलिस है ना बाहर। कितनी पुलिस है बाहर? सर हमें क्या मालूम कितनी है। अच्छा, कुछ बात की है आपसे, क्यों आए हैं? हाँ, वही आए हैं ये सब बोला करने के लिए, सील करने के लिए। किसका मकान है? सर ये हमारा अपना ही मकान है। किस नाम से है? ये भाइयों के नाम में, हमारा ही नाम है सर। शारिक साठा कौन है आपका? जेठ है सर हमारे। बेटे? जेठ जेठ है आपके? जी तो सर, ये जेठ। मकान के लिए क्या कहा है आपसे? कुर्क किया जा रहा है क्या? हाँ जी, कुर्क किया जा रहा है, कुर्की हो रही है इसकी? हाँ हो तो रही है सर, अब हम क्या कर सकते हैं। बाहर ढोल वोल भी बज रहा है। जी जी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। कहा कि हिंसा फैलाने वालों को सबक मिलना चाहिए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि ऐसे और मामलों में भी सख्त एक्शन होगा। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति पर जब्ती की कार्रवाई पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सख्त संदेश है। इस कार्रवाई से ये तय हो गया, कानून सबके लिए बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अंबेडकर नगर में 3 दिवसीय श्रवण धाम महोत्सव का देर रात भव्य समापन हो गया है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शास्त्रीय संगीत और सम्मान समारोह ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। एमएलसी हरिओम पांडेय और जिलाध्यक्ष अनुपम शुक्ला पूरे महोत्सव में तैनात रहे। अंबेडकर नगर के श्रवण धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का समापन आस्था और संस्कृति के संगम के साथ हुआ। अंतिम दिन पावन तमसा तट पर तमसा आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं, जिन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। तमसा आरती के उपरांत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका रश्मि मालवीय जोशी ने अपनी शास्त्रीय संगीत बंदिशों से वातावरण को संगीतमय कर दिया। उनकी प्रस्तुति ने श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा का गहन अनुभव कराया। इसके बाद कला क्षेत्र फाउंडेशन के कलाकारों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासतें हुए भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और विविध शैलियों की जुगलबंदी प्रस्तुत की। नृत्य मुद्राओं और ताल लय के समन्वय ने दर्शकों को दक्षिण भारतीय लोक और शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से परिचित कराया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संस्कृति विभाग के कलाकार अमित दीक्षित राम जी लखनऊ और उनकी टीम द्वारा सिया राम एक दिव्य गाथा रामलीला का मंचन किया गया। इस प्रस्तुति ने भगवान श्री राम के आदर्शों और महात्मा श्रवण कुमार जी की मातृ पितृ भक्ति को मंच पर जीवंत कर दिखाया।
अंत में एमएलसी हरिओम पांडे और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रवण धाम के त्रिवेणी संगम पर आतिशबाजी के साथ महोत्सव 2026 का समापन किया। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद और जिलाधिकारी द्वारा जनपद के युवा कवि अभय सिंह निर्भीक को श्रवण धाम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अंबेडकर नगर में श्रवण धाम महोत्सव आस्था, संस्कृति और सम्मान का अनुपम संगम बनकर समाप्त हुआ। तमसा आरती से आतिशबाजी और 3 दिन का ये उत्सव सदियों तक याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शहर के बीच तालाब में ये सेना का ट्रेनी विमान गिरा है। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। तालाब से विमान निकालने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। तो प्रयागराज में ये सेना का ट्रेनी विमान गिरा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज में ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसको निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम लग गई है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश में अभी भी लोगों को कोहरे से राहत नहीं मिली है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सड़क दुर्घटना जैसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा का है, जहां मंगलवार को एक कार जगुआर ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव और गाड़ी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट रही है। वहीं दूसरा मामला बुलंदशहर का है, जहां तेज स्पीड क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंच गई। वहां सामने से आ रहे ट्रक ने कार को भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रेटा जैसी कार के परखच्चे उड़ गए। कार की छत उड़ गई, चारों तरफ से कार पिचक गई। एयरबैग खुले, लेकिन किसी की जान नहीं बच पाई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जैसे तैसे तीनों शवों को कार से निकाला और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। थाना गुलौठी में बुलंदशहर मेरठ रोड पर खुशालपुर स्टेशन के पास बुलंदशहर से तेज रफ्तार से आ रही क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर गई और दाहिने तरफ से सामने की तरफ से आ रही ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में गाड़ी में बैठे सभी 3 सवार व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मेरा नाम ऋषिराज है। मैं जोधपुर से आया हूँ। बेसिकली पेशे से एक प्रोफेशनल टूर गाइड हूँ और मैं करीबन 24 ब्रिटिश पर्यटकों के साथ में इस वक्त आगरा भ्रमण पर आया था। जैसा एक उम्मीद होती है कि हम ताजमहल की भी खूबसूरती है जो सूरज के उदय के साथ में उसको देखें, पर यहाँ पे आके देखे बहुत बड़ी निराशा हुई। काफ़ी डेंस फॉग है। उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दी ये फॉग मिटेगी। जो है वो यही है, लेकिन पर्यटकों में भी निराशा है और हमें में भी काफी निराशा है। काबिले गौर है कि प्रशासन की अपील के बावजूद भी वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग नहीं पा रहा है, जिस कारण सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर कौन सा कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।